जय श्री राम व्यूअर्स। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के जीवन में धन का बहुत बड़ा महत्व होता है और धन के बारे में हम पूरी डिटेलिंग के साथ में जानते हैं, समझते हैं सेकंड हाउस के द्वारा। इसे धन स्थान भी कहा जाता है क्योंकि प्रथम हाउस व्यक्ति का स्वयं का होता है और नैसर्गिक कुंडली में दूसरा स्थान पर वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि का लॉर्ड है शुक्र। शुक्र धन, संपत्ति, वैभव का कारक है। क्योंकि दूसरे स्थान पर वृषभ राशि आती है जो कि शुक्र की राशि है, इसीलिए दूसरे स्थान को धन स्थान भी कहा जाता है। व्यक्ति के पास धन संपत्ति किस प्रकार की रहेंगी, ये सब जानने के लिए हम सेकंड हाउस का ही उपयोग करते हैं। सेकंड हाउस हमें यह बताता है कि व्यक्ति के पास में धन का संचय कैसा रहेगा। वैसे तो धन के बारे में जानने के लिए हमारे पास 3 घर होते हैं, दूसरा घर, छठा घर और 11वां घर। परंतु स्पेशली दूसरा घर हमें उस धन के बारे में बताता है जो कि हमारे द्वारा संचित किया हुआ है या हमारे पास संचित है। संचित से तात्पर्य जमा किया हुआ धन। अब ये संचित किया हुआ धन विरासत में आया हुआ है, पैतृक संपत्ति है या फिर खुद की मेहनत से कमाया हुआ है, इसे भी हम सेकंड हाउस के द्वारा ही समझ सकते हैं। संचित धन, जमा किया हुआ धन व्यक्ति के पास में स्थायी संपत्ति के रूप में है या फिर कैश या बैंक में जमा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम सेकंड हाउस के द्वारा ही कर सकते हैं। अब बात आती है व्यक्ति धन का उपयोग किस तरह से करेगा। वो अपने उद्योग धंधे में, व्यापार में इन्वेस्ट करेगा या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, किस प्रकार के कामों में वो अपने धन का इन्वेस्टमेंट करेगा। हम चीज़ों को बड़ी सरल और सीधी रखते हैं। अब सेकंड हाउस धन के संचय का है और 5वां घर शेयर मार्केट का है जहाँ पे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ होती है। स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए हम 5th हाउस को ही जज करते हैं। तो यदि
सेकंड हाउस का संबंध फिफ्थ हाउस से हुआ तो व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सेकंड हाउस में व्यक्ति का धन संचय है, जो कि हमने देखा, पढ़ा और समझा, और फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का है, शेयर मार्केट का है। सेकंड हाउस का कनेक्शन जो है फिफ्थ हाउस से है, और हमने किसी को बताया कि भाई आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि फिफ्थ हाउस में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से जो है डैमेज्ड है। बहुत ही खराब परिस्थितियों में फिफ्थ हाउस आया हुआ है। उसके ऊपर किसी नेगेटिव प्लेनेट की हिट आ रही है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है डेबिलिटेटेड है, या फिर और भी कई वजह हो सकती है जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? डेफिनेटली लॉस होगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर यही फिफ्थ हाउस में ग्रह स्थिति स्ट्रांग रही तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को शेयर मार्केट में बेनिफिट होगा, उसका धन का संचय बढ़ेगा? जी हाँ, बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड हाउस का संबंध यदि सेवंथ हाउस से बनता है, सेवंथ हाउस इंडिविजुअल बिजनेस के लिए जो है जाना जाता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो संचय किया हुआ धन है उसको वह बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? जी हाँ, एकदम आप ये कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चौथा घर, फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। यदि सेकंड हाउस का संबंध फोर्थ हाउस से है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। फोर्थ हाउस में ग्रह स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी में लाभ भी होगा। फोर्थ हाउस वाहन के लिए भी जाना जाता है। तो क्या व्यक्ति वाहन में इन्वेस्ट कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। वो कोई महंगी गाड़ियां खरीद सकता है, गाड़ियों का व्यापार भी कर सकता है। और फोर्थ हाउस की कंडीशन अगर अच्छी है तो उसको इसमें लाभ भी होगा। एट्थ हाउस जीवन और मृत्यु का है, और इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है
उसका संबंध 8th हाउस से बहुत ही नज़दीकी है। इंश्योरेंस को हम 8th हाउस से ही देखते हैं। यदि व्यक्ति के 2nd हाउस का संबंध 8th हाउस से है तो क्या व्यक्ति इंश्योरेंस में जो है इन्वेस्ट करेगा? जी हाँ, करेगा। एकदम सीधा सा आंसर है। तो व्यक्ति के धन से संबंधित, संचित धन से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज है वो सभी हम 2nd हाउस से ही चेक करते हैं। अब चाहे कोई भी क्वेरीज रन दो संचित धन के बारे में, हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें कौन से घर को ऑब्जर्व करना है। अब बात आती है कुटुंब की। वैवाहिक जीवन में जो कुटुंब होता है उसका विचार हम 2nd हाउस से करते हैं। क्यों? 1st हाउस होता है व्यक्ति का स्वयं का, और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति का स्वयं के बाद में पहला स्थान किसका हो, दूसरा स्थान किसका होता है? परिवार का, कुटुंब का। इसलिए कुंडली में 2nd हाउस को कुटुंब स्थान माना गया है। अपने कुटुंब के बारे में जितनी भी बातें हैं वो अगर हमें जाननी हो तो हम 2nd हाउस के द्वारा ही जानेंगे। अब व्यक्ति का कुटुंब कैसा होगा? कुटुंब का पालन पोषण व्यक्ति किस तरह से करेगा? कुटुंब के पालन पोषण की जिम्मेदारी व्यक्ति किस तरह से निभाएगा? वो उसमें सक्षम होगा या नहीं होगा? क्या उसका कुटुंब छोटा रहेगा या उसका कुटुंब बड़ा रहेगा? कुटुंब से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई सभी बातें जानने के लिए हमारे पास में होता है 2nd हाउस। और 2nd हाउस के द्वारा हम बड़ी सरलता से इन चीज़ों को समझ भी सकते हैं और उनका आकलन करके प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। सेकंड हाउस का संबंध मुंह से होता है। इसलिए मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां हम सेकंड हाउस से देखते हैं। बीमारी को जानने के लिए हमारे पास में 6th हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। परंतु मुंह से जुड़ी हुई बीमारियों को जानने के लिए हमें 6th हाउस को सेकंड हाउस से कनेक्ट करके उसे चेक करना होता है। अब व्यक्ति के जो व्यसन है वो भी हम सेकंड हाउस से चेक करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है शराबी होता है तो मुंह का इस्तेमाल करता, अगर वो स्मोकर है
तो वो मुंह का इस्तेमाल करता, अगर वो पान गुटखा बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ करता है तो वो भी मुंह से करता। व्यसन का संबंध डायरेक्ट रूप से 6th हाउस से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के मुंह के व्यसन को अगर हमें समझना है, उनका आकलन करना है, तो 6th हाउस को 2nd हाउस से कनेक्ट करके ही हमें चेक करना होता है। अब बात आती है वाणी की। हम क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उसका सामने वाले पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, हमें अपनी वाणी से लाभ होता है या हानि होती है, इन सब बातों का जवाब हमें देता है 2nd हाउस। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, स्वीट होगी या करकरी होगी, तेज तर्रार बोलेगा या रुक रुक के बोलेगा, या फिर हकलाते हुए बोलेगा, एकदम मुंह पे बात करेगा या मुंह के पीछे जो है बात करेगा। व्यक्ति की वाणी में कितना तीखापन रहेगा या फिर उसकी वाणी कितनी सॉफ्ट होंगी, सभी बातों को जानने के लिए हमें 2nd हाउस की ही आवश्यकता पड़ती है। इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो वाणी का भी कारक है और चतुराई का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है। यदि 2nd हाउस का संबंध बुध से हुआ, वो स्ट्रॉन्ग, बुध अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो मेरे को नहीं लगता आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी व्यक्ति की वाणी किस प्रकार की होगी। व्यक्ति बड़ी चतुराई पूर्वक बोलेगा, चपलता पूर्वक बोलेगा और बहुत ही सटीक बोलेगा। उसकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। और यदि बुध के साथ में अगर मंगल जुड़ जाए, मंगल है आपकी तेज तर्रार, आक्रामक, इस पार या उस पार, तो व्यक्ति की वाणी किस प्रकार रहेगी। वो ऐसा बोलेगा कि सामने वाला जो है कुछ बोल ही नहीं पाएगा, चारों खाने चित करेगा बोले से। ऐसे लोगों की बोली लोगों को चुभती है, कष्ट होता है, परंतु वह व्यक्ति अपनी बोली से अपना काम बखूबी निकाल लेता है। अब मान लिया जाए बुध का संबंध शुक्र से है, 2nd हाउस में बुध है और बुध के साथ में शुक्र है, तो व्यक्ति की बोली किस प्रकार की रहेंगी। शुक्र है एकदम सौम्य स्वभाव का, हास्य कला में निपुण, चतुराई में निपुण, अनेक प्रकार की कलाओं से लबरेज और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है, दिखने में सुंदर। तो व्यक्ति की बोली किस प्रकार होंगी। भाई वो हंसते खेलते अपना काम निकला लेगा, उसकी बोली इस प्रकार की रहेंगी, वो जब बोलेगा
तो वो हंसते खेलते कम अपना काम निकला लेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो डायरेक्ट किसी को कुछ है अपना बोलेगा भी नहीं। लोग उसकी बातों को नोटिस करेंगे, उससे प्रभावित होंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा कमाल का आदमी है, उसने कहा तो सच ही कहा, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार वाणी को समझने के लिए व्यक्ति कैसा बोलेगा, क्या बोलेगा, उसकी बोली का क्या प्रभाव रहेगा, इन सब के लिए हमें सेकंड हाउस को ही देखना होता है। अब आते शरीर के अंग, दांत, जीभ, नेत्र, गला, होंठ, केस, गाल, ये सभी जो है हमें सेकंड हाउस से ही देखने होते हैं। सेकंड हाउस कुंडली में दूसरे स्थान पर ही आता है, सेकंड स्थान सेकंड हाउस में ही आता है। वो नैसर्गिक कुंडली में दूसरे स्थान पर वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि का लॉर्ड होता है शुक्र, और शुक्र का संबंध जो है सौंदर्य से होता है। इसलिए सौंदर्य बढ़ाने वाले जो अंग है वो हमें सेकंड हाउस से ही देखना होता है। जैसे आंखें, व्यक्ति की आंखें कैसी रहेंगी ये हमें सेकंड हाउस बताता है। व्यक्ति का मुंह कैसा रहेगा सेकंड हाउस बताता है। व्यक्ति के केस कैसे रहेंगे, केस से बहुत सौंदर्य बढ़ता है। केसों के लिए लोग बहुत पागल रहते हैं। केसों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या करते हैं, परंतु कुछ लोगों के पास में केसों का सौंदर्य बड़ा गिफ्टेड होता है। इसे हम सेकंड हाउस के द्वारा ही देख सकते हैं। व्यक्ति के होंठ जो उसे आकर्षक भी बनाते हैं और उसे बदसूरत भी बनाते हैं, हम सेकंड हाउस के द्वारा ही कर सकते हैं। व्यक्ति के गाल, जिसकी डिंपल को देखकर बहुत सारे लोग जो है आकर्षित होते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों का मन मोह लेते हैं। इसे हम सेकंड हाउस के द्वारा देख के ही बता सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ब्लाइंड कुंडली आ जाए और उसे आप सेकंड हाउस में शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन देखकर आप उसको अगर ये बता दें, बगैर उस आदमी को देखे हुए, कि भाई उस व्यक्ति के गालों में बड़े डिंपल बहुत अच्छे हैं, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, उसके केस बहुत अच्छे हैं, तो कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। उसको यकीन आएगा कि हाँ, मैं जिस व्यक्ति के सामने बैठा हुआ हूँ वो व्यक्ति कुछ तो जानता है। चलो इस व्यक्ति पे भरोसा करते हैं। जीवन उपयोगी विद्या। व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है, प्राइमरी एजुकेशन करता है, उसके
उसके बाद में 10th 12th करता है। उसके बाद में कई लोग डिग्री लेते हैं, मास्टर डिग्री भी लेते हैं, कई लोग डिप्लोमा करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है कोर्सेज है व्यक्ति कर सकता है। परंतु क्या वो व्यक्ति ऐसी पढ़ाई करेगा जो उसे धन कमाने में मदद करे? या हमारा प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति जो अभी पढ़ाई कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, क्या वो उसके धन कमाने में सहायक होंगी? इन सब चीज़ों का जवाब लेकर आता है सेकंड हाउस। व्यक्ति की विद्या धन उपार्जन करने में कितनी मददगार होंगी भी या नहीं होंगी, यह हमें सेकंड हाउस से बताता है। जिस व्यक्ति का सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग हो, दूसरे ग्रहों के साथ में, दूसरे हाउसेस के साथ में उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुदृढ़ हो, तो ऐसा व्यक्ति वही एजुकेशन लेगा जो आगे चल के उसे काम आएगी। वो साइंस पढ़ के MBA कभी भी नहीं करेगा। वो साइंस पढ़ के कभी वकालत भी नहीं करेगा। उसने अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो वो डॉक्टर ही बनेगा। उसने अगर कॉमर्स की है, MBA किया है, तो इसी से संबंधित काम करेगा। कहने का मतलब साफ है कि सेकंड हाउस जो है धन उपार्जन के लिए जो पढ़ाई करता है वो उसमें कामयाब होगा या नहीं होगा, या फिर कितना कामयाब होगा, उसे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, इन सब चीज़ों का जवाब हमें सेकंड हाउस से ही मिलता है। अब सेकंड हाउस हमें व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति को भी दिखाता है। व्यक्ति कितना स्वार्थी है यह हमें सेकंड हाउस दिखाता है, क्योंकि सेकंड हाउस किसी भी चीज के संचय को दिखाता है, इकट्ठा करने को दर्शाता है, और चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में वो सिर्फ सोचने लगता है, दूसरों के बारे में विचार करना छोड़ देता है। इसलिए स्वार्थी वृत्ति जो है सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। व्यक्ति कितना स्वार्थी है यह हमें सेकंड हाउस से बड़ी आसानी से पता चल जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के चीजों पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। दूसरों की चीजों को हथियाने की कोशिश करता है। इस प्रकार की चीजों को हमें जानना हो तो सेकंड हाउस में ग्रहों की स्थिति का
दूसरे ग्रहों के साथ में उसकी लिंकिंग का, उस पर पड़ने वाली जो है एस्पेक्ट का अध्ययन करने के बाद हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस कदर स्वार्थी होगा। ये सेकंड हाउस जो है पंचम स्थान का पूरक भाव भी होता है। सेकंड हाउस यानी वैवाहिक जीवन में कुटुंब का होता है और पंचम भाव संतान का होता है। तो दोनों का संबंध स्थापित होता है। संतान के बारे में अगर जानना हो तो फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस को क्लब करके देखना चाहिए, जोड़ कर देखना चाहिए। तो चीज़ों को समझने में बड़ी सरलता रहती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में बैठा हो और ग्रह स्थिति बहुत अच्छी हो तो परिवार बच्चे का लालन पालन किस तरह से होगा वो अपन समझ सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि फिफ्थ हाउस में बैठा है तो व्यक्ति अपने संतान की शिक्षा पे कितना खर्चा करेगा, मेरे को नहीं लगता इसे बताने की आवश्यकता है। बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसके साथ ही अष्टम स्थान का पोषक या नाशक भाव भी इसे कहा जाता है। पहले तो ये चीज समझ लेते हैं अपन कि अष्टम स्थान में धन से संबंधित एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है। जैसे पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिलना या फिर लॉटरी लगना या फिर किसी का दत्तक चले जाने पर विरासत का मिलना या अचानक किसी प्रकार का धन लाभ होना। अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है तो व्यक्ति की संपत्ति के ऊपर सीधा असर पड़ता है। यदि सेकंड हाउस का संबंध एट्थ हाउस से स्थापित होता है तो डायरेक्टली व्यक्ति का जो है धन संचय जो है प्रभावित हो सकता है। इसीलिए सेकंड हाउस को एट्थ हाउस का पूरक भाव भी कहा जाता है, पोषक या नाशक भाव। ये व्यक्ति के संचित धन को बढ़ा भी सकता है तो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बात आती है व्यक्ति के सामान्य सुख की। वो सुख जो व्यक्ति धन दौलत की वजह से पा सकता है, इस प्रकार के सुखों का अध्ययन भी हम सेकंड हाउस के द्वारा ही करते हैं। धन कमाने का मार्ग, व्यक्ति धन किस प्रकार से कमाएगा। व्यापार से धन कमाएगा
या लॉटरी सट्टे से धन कमाएगा, या फिर शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा, या पार्टनरशिप करके पैसा कमाएगा, या इंडिविजुअल बिजनेस करके पैसा कमाएगा, या नौकरी करके पैसा कमाएगा, या कंसल्टिंग करके पैसा कमाएगा, या अपनी सर्विसिंग प्रोवाइड करके पैसा कमाएगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब करके पैसा कमाएगा, या फिर कोई एनजीओ चला के पैसा कमाएगा, या फिर कोई लीडरशिप करके, या फिर नेता अभिनेता बन के पैसा कमाएगा, या वो आर्ट में पैसा कमाएगा, या वो हार्ड वर्क करके पैसा कमाएगा, या बड़ी आसानी से पैसा कमाएगा। ये सभी सवालों का जवाब लेकर आता है सेकंड हाउस। आगे आने वाला कोर्स इन सभी चीज़ों को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्लियर करके देने वाला है। कि व्यक्ति धन कमाएगा, परंतु सामने वाले का प्रश्न होता है कि भाई मैं धन किस माध्यम से कमाऊंगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बारीकी से इन चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अभी आप समझेंगे और बाद में सभी को समझाएंगे भी। वैवाहिक जीवन में कुटुंब कैसा रहेगा, कुटुंब की स्थिति कैसी रहेगी, सब चीज़ों का जवाब हमें सेकंड हाउस ही देता है। इसे मारक स्थान भी कहा जाता है। मारक स्थान क्यों कहा जाता है? इसके दो कारण हैं। व्यक्ति की जितनी भी परेशानियों का, झगड़े, कलह, फसाद की जड़ होती है धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी। और सेकंड हाउस इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे मारक स्थान कहा जाता है। और दूसरा, 8th हाउस का 8th हाउस बनता है सेकंड हाउस। अगर 8वें स्थान से आप गिने तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। 8वें स्थान से दूसरा स्थान 8वां पड़ता है। और 8वां स्थान जो होता है जीवन और मृत्यु का। आयु का। और सेकंड हाउस जो बनता है वो तीसरे से 12वां होता है। और 12वां स्थान होता है नुकसान का, हानि का, किसी भी चीज के नष्ट होने को दर्शाता है। अब 8वां स्थान जीवन और मृत्यु का हो गया। 8वें का 8वां हो गया दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। 8वें का 8वां हो गया तीसरा स्थान, जो कि जीवन को बताता है, आयु को बताता है।
और तीसरे का जो है 12वां हो गया दूसरा स्थान। तो ये व्यक्ति को आयु को नुकसान पहुंचाने वाला स्थान माना गया है, इसीलिए इसे मारक स्थान कहा जाता है। आप किसी भी चीज को समझिए उसके लॉजिक के साथ में। जब भी उस सब्जेक्ट को दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक विषय से दूसरे विषय से लगातार जुड़ते चले जाएंगे। लॉजिक लगाइए, हर बात पे लॉजिक लगाइए। ये ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। जिस चीज में लॉजिक लग जाए, फिट बैठ जाए, फिर आगे की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि पीछे जो चीज आपने पढ़ी है वो आपकी पक्की हो चुकी है। मूल्यवान वस्तुओं को हम सेकंड हाउस से जोड़कर देखते हैं। नैसर्गिक कुंडली में दूसरे स्थान पर वीनस की राशि आती है और वीनस को सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव के लिए जाना जाता है। कीमती वस्तुओं के लिए जाना जाता है। इसीलिए दूसरे स्थान को मूल्यवान वस्तुओं के लिए भी जाना जाता है कि व्यक्ति के पास में मूल्यवान वस्तुओं का दर्जा कैसा होगा। व्यक्ति के पास में डायमंड के हार होंगे या सोना चांदी में कुछ बड़े ही कीमती पत्थर लगाए हुए होंगे, या वो किस प्रकार की जो है महंगी महंगी घड़ियां जो है उसके पास होंगी, या किस प्रकार की जो है वो महंगी महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल करता होगा। इन सभी चीज़ों का जवाब हमें सेकेंड हाउस देता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अपने पास में, चाहे वो शेयर का सर्टिफिकेट है, बॉन्ड्स है, या फिर जो है अपने इन्वेस्टमेंट की कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर जो है ज़मीन के कागज़ है, या कोई गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कागज़ पत्र है, वो हमें सेकंड हाउस से ही पता चलते हैं कि हम उनकी देख रेख, उनका रख रखाव किस प्रकार से करेंगे, क्या वो समय पर हमें ठीक तरह से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनकी कंडीशन कैसी रहेंगी, ये हमें सेकंड हाउस बताता है। जिनका सेकंड हाउस डिस्टर्ब रहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी ज़रूरत पड़ जाए कि भाई ज़मीन के कागज़ किधर है, तो ढूंढता रहेगा, इधर रखे होंगे, इधर नहीं तो उधर रखे होंगे, यहाँ नहीं तो कहाँ गए, इसको पूछेगा उसको पूछेगा, परेशान होगा। वो सेकंड हाउस अगर सुदृढ़ स्थिति में है तो कुछ मिनटों के अंदर ही वो निकाल के जो है प्रस्तुत कर देगा। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, परंतु इन्हें समझ लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। व्यक्ति में धन कमाने की सामर्थ्य कितनी है, यह भी हमें सेकंड हाउस बताता है। व्यक्ति अपनी कला से धन कमाएगा या अपनी
मसल्स पावर से इस्तेमाल करके धन कमाएगा, या अपनी बुद्धिमत्ता से धन कमाएगा, या फिर खट खट की पिट पिट की मार का धन कमाएगा। सब चीजों के लिए सेकंड हाउस। व्यक्ति की स्मरण शक्ति कैसी रहेगी? व्यक्ति की स्मरण शक्ति कैसी रहेगी, ये हमें सेकंड हाउस बताता है। रीजन पता है क्यों? सेकंड हाउस में राशि आती है वृषभ राशि। और स्मरण शक्ति का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा सेकंड हाउस में वृषभ राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। जिस घर में चंद्रमा एग्जॉल्टेड रहेगा, उच्च का रहेगा, तो चंद्रमा के नैसर्गिक गुण तो व्यक्ति में आने ही वाले हैं। इसलिए सेकंड हाउस की पोजीशन, इसकी कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहे और चंद्रमा से किसी न किसी प्रकार का जो है संबंध मजबूती के साथ बना हुआ हो, तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति बड़ी लाजवाब रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति कम से कम पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा याद रखते हैं, और समय आने पर उनका उपयोग भी बड़ी बखूबी से कर लेते हैं। इसका उल्टा क्या हो सकता है, उसका अंदाजा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। दूसरा विवाह, सेकंड हाउस व्यक्ति की मैरिज को दर्शाता है। और सेकंड हाउस जो है व्यक्ति को दूसरे विवाह की ओर लेकर जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा लेकर जाएगा, जा सकता है। वो सेकंड हाउस की कंडीशन देखकर हमें पता चल जाता है। सेवंथ हाउस वैवाहिक जीवन में काम स्थिति को दर्शाता है, और सेकंड हाउस अनैतिक संबंधों को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूरा जजमेंट अगर लेना हो तो हमें इन सभी हाउसेस को जो है अच्छी तरह से जांच पढ़कर देखने होंगे, और बड़ी सरलता से जवाब दिया जा सकता है। अब व्यक्ति की दरिद्रता और गरीबी, ये भी हमें सेकंड हाउस ही दर्शाता है। बात धन संपत्ति की, वैभव की आती है, ऐश्वर्य की आती है, तो सेकंड हाउस अच्छा रहा तो हमें ये सभी चीजें देखने को मिलती है। परंतु सेकंड हाउस अगर डिफेक्टेड रहा
माना कि सेकंड हाउस कर्तरी में आया हुआ हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो, सेकंड हाउस लॉर्ड जो है कंबस्ट हो, या सेकंड हाउस पर कोई 90 डिग्री का हिट हो या 180 डिग्री का हिट हो, सेकंड हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हो, सेकंड और 12th के जो है कॉम्बिनेशन हो, तो बड़ा आसान हो जाता है जवाब देना ये कि व्यक्ति पैसे के लिए बहुत मारा मारा फिरेगा, आसानी से पैसा नहीं मिलने वाला इसको। सभी चीजों का जवाब लेकर आता है सेकंड हाउस। अब व्यवतीय और विदुर योग, ये भी हमें सेकंड हाउस से ही पता चलते हैं। इन्हें समझने के लिए कुछ हाउसों को क्लब करके देखने पड़ते हैं और इनके जवाब भी बड़ी आसानी से हमें मिल सकते हैं। अब माँ का संबंध जो है सेकंड हाउस से किस तरह से स्थापित होता है। व्यक्ति स्वयं का स्थान होता है फर्स्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी समझा था, और फोर्थ हाउस होता है माँ का। फोर्थ हाउस से अगर अपन सेकंड हाउस को गिने तो ये 11वां स्थान होता है। गिन के देखिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला और दूसरा, कुल मिलाकर चौथे हाउस से दूसरा हाउस 11वां होता है। और 11वां हाउस होता है फ्रेंड सर्किल का। तो अपनी माँ के क्लोज फ्रेंड सर्किल कैसा होगा, सेकंड हाउस से हमें पता चलता है। 11th हाउस इनकम सोर्स का भी होता है। तो व्यक्ति की माँ के इनकम सोर्स किस प्रकार के होंगे, आसानी से पता चलाया जा सकता है। अगर आप किसी की कुंडली को देखें और उसकी कुंडली को देखकर अगर आप ये बड़ी सरलता के साथ सामने वाली को प्रेडिक्ट कर दें कि यार तुम्हारी माता जी है कोई एनजीओ तो नहीं चलाती है, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा भाई ये क्या बात हुई यार, बात मेरी हो रही है, तुम अपने हमारी माँ के बारे में बात कर रहे हो और वो भी सही बात कर रहे हो। ऐसा होता है, चीजें सरल हो जाती है अगर उन्हें सरलता के साथ में सीखी तो। फोर्थ हाउस का 11th हाउस होता है सेकंड हाउस। फोर्थ हाउस माँ का, 11th हाउस जो है एनजीओ का। और वहां पर दूसरे ग्रहों के साथ में सेकंड हाउस में दूसरे ग्रहों को देखने के बाद या फिर सेकंड हाउस में पड़ने वाली एस्पेक्ट को देखकर या फिर सेकंड लॉर्ड की पोजीशन को देखकर, इन सभी चीज़ों को क्लब करके हम केमिस्ट्री करके इन चीज़ों को हम सरलता के साथ समझकर
आकलन कर सकते हैं। अर्थ त्रिकोण, दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, इनको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। दूसरा घर संचित धन के लिए, छठा घर प्योर फाइनेंस का होता है। क्या लोग आपको सरलता से आपकी काम का मोह बदला देंगे या नहीं देंगे? 10th हाउस एक्टिविटीज का होता है, एक्शन का होता है। धन कमाने के लिए आप कौन सा एक्शन करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे? 2, 6, 10 को इसीलिए अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। आप कोई एक्टिविटीज करेंगे तो लोग आपको पैसा देंगे, पैसा देंगे तो आपको धन संचय होगा। बहुत ही आसान है। किसी भी प्रकार का कर्ज मिलना या चुकाना, इसके लिए हम सेकंड हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए हमें 6th हाउस को भी बड़ा जानना और समझना पड़ता है, क्योंकि 6th हाउस को जांचे परखे बगैर हम इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। परंतु इसमें जो है सेकंड हाउस सहायक की भूमिका अदा करता है कि हमें कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। कर्ज मिलने की कंडीशन में हम 2, 6, 11 की कॉम्बिनेशन को जो है ना पढ़ते हैं और समझते हैं, और कर्ज चुकाने की कंडीशन में 12वें घर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 12वां घर जो है खर्चे का है और व्यक्ति में खर्चा करने की कैपेबिलिटी होंगी वही व्यक्ति कर्ज चुका सकेगा। इसलिए 12वें घर का भी जो है इसमें जो है योगदान बढ़ जाता है। घर में स्थान, घर में सेकंड हाउस कहाँ पर है? जहाँ पर अपने पैसे रखते हो, जहाँ पर पैसे रखने की अलमारी हो, और पैसे रखने का ठिकाना वही दूसरा हाउस है घर के अंदर। अब ये सेकंड हाउस जो है घर में कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी लोकेशन पे होना चाहिए, ये एक विस्तृत विषय होगा जिसे हम एस्ट्रो वास्तु के अंदर सीखेंगे। बहुत डिटेल के साथ में ये विषय होगा। पिता की बीमारी, पिता की बीमारी को भी हम सेकंड हाउस से जोड़ कर देखते हैं। क्योंकि 9th हाउस पिता को रिप्रेजेंट करता है और छठा हाउस बीमारी को प्रदर्शित करता है।
अगर 9वें घर से अगर अपन पढ़ना शुरू करें, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 9वें घर से दूसरा घर जो है छठा पड़ता है। दूसरा घर 9वें घर का छठा होता है। 9वां घर पिता, छठा बीमारी, तो दूसरा घर कुटुंब, तीनों का लिंकिंग हो गया। इसलिए पिता की बीमारी कैसे रहेंगी ये हमें सेकंड हाउस बता देता है। वैसे तो दूसरे घर के अंदर ऐसी अनेक बातें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी भी हाउस के एट्रीब्यूशन को या उसके सिग्निफिकेशन को हम पूरी तरह से जो है कंप्लीट जान लें, समझ लें, ये ज़रूरी भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम रट्टा मार के किसी भी चीज़ को जो है हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर समझो 1000 कारकत्व दूसरे स्थान के हैं और उनको हमने रट्टा मार के कंठस्थ याद कर लिया, परंतु उसका उपयोग क्या होने वाला? कुछ भी नहीं। इसका सही तरीका यही है कि आप दैनिक जीवन में जिन जिन गतिविधियों में शामिल होते हैं या जिन जिन एक्टिविटीज़ को जो है आप देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते रहिए। और ज़रा थोड़ा माइंड पे ज़रा प्रेशर डालते रहिए। लगातार माइंड का विस्तार होता चला जाएगा। आप चीज़ों को रिलेट करते रहिए, चीज़ें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी। जिन कारकत्वों को आप किताब में पढ़कर याद नहीं कर सकते, जिनको आप उपयोग में नहीं ला सकते, आप इस तरह से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाकर आप इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। और ये जो हाउस के एट्रीब्यूशन है वो ज्योतिष की कोई भी ब्रांच रहने दो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आदमी के पास बहुत सारी रेसिपीज है, उसमें मास्टर है, वो कोई भी रेसिपीज बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है, परंतु उस रेसिपीज को तैयार करने में जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, उन वस्तुओं के डब्बे अगर खाली हैं तो क्या वो व्यक्ति रेसिपीज तैयार कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर उसके पास में रेसिपीज का भंडार है और उसके डब्बे भी अगर भरे हुए हैं सामानों से, क्या वो बेहतरीन रेसिपी तैयार कर सकता है? जी हाँ, एकदम कर सकता है। इसीलिए हमें अपने डब्बों को भर के रखना है। हमारे पास में जो भी डब्बे हैं वो एकदम फुल भरे हुए होने चाहिए। रेसिपीज तो अपन सीख ही जाएंगे, उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, परंतु ये डब्बे खाली अगर हो तो हमारी रेसिपीज क्या काम आ सकती है, इस बात का ख्याल रखिए।
इसीलिए बेसिक लेवल पर ये जो भी चीज़ें हैं इन्हें पुख्ता तौर पर याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए और इनको चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते रहिए। जैसे ही आप घर से बाहर निकले या घर में रहें, हर चीज़ पे नज़र रखिए कि भाई ये चीज़ है, इसका संबंध कौन से हाउस से हो सकता है। ये हाउस सेकंड हाउस की चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, ये हाउस सेकंड की नहीं, 6 की होनी चाहिए। कभी आएगा नहीं नहीं, ये 10th की होनी चाहिए, 11th की होनी चाहिए। ये दिमाग की कसरत अगर चलती रहे, हो सकता है कि शुरू शुरू में गलतियां हो, सही चीज़ों को हम पकड़ नहीं भी सके, परंतु एक बार अगर पकड़ने की आदत पड़ गई तो फिर आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट्स हो सकती है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आप चीज़ों को समझते रहिए। अपनी रुचि को बनाए रखिए, अपने इंटरेस्ट को कम मत होने दीजिए, रुचि को कम मत होने दीजिए। और आपकी रुचि को बनाए रखने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।